नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, लगातार आपको रिवीजन क्लासेस भी उपलब्ध कराई जा रही है। उसके साथ साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है यूट्यूब पर, और हमारी सबसे पॉपुलर टेस्ट सीरीज हैं उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और जीएस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। यूके जीके टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है सप्ताह में 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे को। हिंदी की टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है वेनेसडे और थर्सडे को। जीएस की टेस्ट सीरीज आपको मिलती है फ्राइडे एंड सैटरडे को। उसके साथ साथ अभी देखिए आपका उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास महाकुंभ चल रहा है, साथ ही हिंदी की रिवीजन महाकुंभ क्लासेस भी चल रही है। तो इन सभी रिवीजन क्लासेस का और टेस्ट सीरीजों का आप लाभ उठाएं। आने वाले जो भी एग्जाम है यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एंड प्लस यूके पीएससी के ऐसे एग्जाम जिनमें उत्तराखंड पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, जीएस पूछी जाती है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये टेस्ट सीरीज है, ये रिवीजन क्लासेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो इसका लाभ उठाएं आप लोग। बाकी देखिए, काफी लोग कंप्यूटर के कोर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर का भी मैंने आज सेपरेट कोर्स लॉन्च कर दिया है एप्लीकेशन स्टोर पे। जिसको कंप्यूटर का कोर्स चाहिए यूके ट्रिपल एससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अन्य एग्जामों में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पर आपको कंप्यूटर सेपरेट कोर्स, ओनली कंप्यूटर कोर्स लॉन्च कर दिया। इसको लेंगे तो इसमें आपको कंप्यूटर की क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्लस हर चैप्टर वाइज आपको महत्वपूर्ण वन लाइनर्स दिए गए हैं कोर्स में, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। बाकी आगामी परीक्षाओं के लिए 100+ फुल लेंथ हमारी टेस्ट सीरीज तो चली रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 100+ फुल लेंथ ग्रुप सी टेस्ट महाकुंभ बाइलिंगुअल, जिसमें हर पेपर में 100 क्वेश्चन है। अब आयोग के हिसाब से पैटर्न शुरू हो चुका है, देखा होगा आपने। 50वें टेस्ट के बाद लगभग 45 से शुरू हो गया था, 41वें टेस्ट के बाद आपका जो आयोग का पैटर्न है उसको हमने पकड़ लिया है। और 70वें टेस्ट के बाद तो और ज्यादा ही कठिन होते जाएगा पेपर, ठीक है। 100वें पेपर यहाँ पे आते आते बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल में सेट करूंगा, तो आप टेस्ट सीरीज को भी इनरोल कर सकते हैं। बाकी चलिए आज सेशन को शुरू करेंगे। आज सामान्य हिंदी टेस्ट है, भाग 156। तो हिंदी टेस्ट 156 की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो बताइए इनमें से कौन सी हमारी कवयित्री हैं जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है भैया, टेस्ट सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको देखना है। और टेस्ट सीरीजों के साथ साथ जो भी कंटेंट हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, उत्तराखंड का, सामान्य हिंदी का, जीएस का, अन्य स्टैटिक जीके के, उनको आप जरूर देखिएगा। आधुनिक युग की मीराबाई कहा जाता है महादेवी वर्मा को, ठीक है। ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में, कहां पे? फर्रुखाबाद में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र निम्न में से किसकी रचना है? तो किस व्यक्ति ने ये रचना की है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र? मैंने देखिए सामान्य हिंदी कवि परिचय ई बुक है, उसका लिंक काम नहीं कर रहा है। काफी लोगों की शिकायत थी कि ई बुक का जो ई बुक कवि परिचय थी उसका लिंक काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको सामान्य हिंदी कवि परिचय चाहिए, गद्य खंड पद्य खंड का डिटेलिंग है, अगर आपको चाहिए, लिंक से नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है। जो हमारा व्हाट्सअप मैसेज नंबर है 9760040434, ठीक है। तो वहां पे आप पे करके इस बुक को ले सकते हैं। 49 रुपए की आपको ये ई बुक मिलेगी भाई। चलिए, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र दिए गए विकल्पों में जो रचना हो जाएगी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी को जाना जाता है व्यंग्यकार के रूप में, ठीक है। व्यंग्यकार के रूप में, व्यंग्यकार माने जाते हैं ये हिंदी साहित्य में। और व्यंग्य को विधा का दर्जा भी दिलाया था इन्होंने, ठीक है। व्यंग्य को विधा का दर्जा किसने दिलाया हिंदी में? तो ये हमारे कौन थे? हरिशंकर परसाई जी थे, ठीक है। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्खास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय की रिवीजन क्लास मैंने आपको हिंदी में करवा दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था। और उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय की मैंने महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी कराए थे रिवीजन के तौर पे आपको, ठीक है। तो उसको आप देख लेना, इसलिए बोल रहा हूँ रिवीजन क्लास महत्वपूर्ण है। बर्खास्त शब्द में हो जाएगा आपका, ठीक है, बर्खास्त में होता है आपका बर धन खास्त, ठीक है। बर्खास्त करना यानी कि टर्मिनेट, ऑप्शन बी, बर उपसर्ग हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अ, ई और उ, अ छोटी ई और उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो अ छोटी ई और उ जो हो जाते हैं हमारे, ये आपके लघु स्वर हैं। लघु स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर कहा जाता है इनको, ठीक है। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और उसके बाद पुलुत स्वर आते हैं। पुलुत स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम बोलते हैं हम। ओम में ये जो डॉ जैसा बना होता है, देखिए ये आपका पुलुत स्वर है,
ठीक है, ओम। नाटकों वगैरह में जैसे कि हे राम मैं बोलूंगा राम, तो राम में यहाँ पे देखिए ये है, बहुत बार यूज होंगे हे राम, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका पुलुत्व स्वर, जिनके उच्चारण में बहुत समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें, तो कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला है ये बताना है आपने। तो ध्यान से अगर हम देखते हैं यहाँ पे भाई एक्ट जो हो जाएगा गलत है, ये एक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये तो गलत हो गया। टैक्स में आपका ये भी गलत है, टैक्स होना चाहिए, ठीक है। फेल भी आपका गलत है, फेल होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा स्नेह, स्नेह जो शब्द है हमारे विसर्ग के साथ ये बिल्कुल शुद्ध है, स्नेह स्नेह शब्द यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आ धन ई बराबर क्या हो जाता है बताइए। संधि में आपने पढ़ा था ना, रिवीजन क्लास में भी पढ़ा था, संधि जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जब स्वर संधि देखी थी तो स्वर संधि के भेद में ये आया था, जब हमारा आ धन ई, ठीक है, आ धन ई होता है तो ये किसके बराबर हो जाता है, तो आ धन ई को जोड़ के हम बनाते हैं ए, ठीक है। चलिए तो बताइए किस स्वर संधि का भेद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे किस स्वर संधि का भेद है। आ धन ई बराबर ए हो जाता है, जिसमें जैसे कि मैं बात करूं महाधन ईश, ठीक है, क्या हो जाता है महेश, ठीक है, तो महाधन ईश क्या हो जाता है महेश, ठीक है। रमाधन ईश रमेश, ठीक है, तो ये आप बताइए कौन सी संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्रोत के आधार पर प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए स्रोत के आधार पर जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दांश हैं। स्रोत के आधार पे हिंदी में प्रत्ययों की संख्या है 2, ठीक है। कौन कौन से प्रत्यय, पहला होता है आपका कृत प्रत्यय, दूसरा होता है आपका तदित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं आपके कृदंत शब्द, कृदंत शब्द, ठीक है। कृत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं, क्रिया के साथ, धातु के साथ। तदित प्रत्यय जो होते हैं ये आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के साथ लगते हैं। तदित प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं ये कहलाते हैं आपके तदितांत शब्द, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 2 होती है स्रोत के आधार पर प्रत्ययों की हिंदी में संख्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है, तो दिए गए विकल्पों में जो आतिशबाजी है वो किस भाषा का शब्द है, देखिए तो आतिशबाजी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। देखिए रूढ़ शब्द रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है आपका रूढ़ शब्द, ठीक है, दूसरा होता है आपका यौगिक शब्द, तीसरा आपका हो जाता है योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे पूछ रहा है रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द की परिभाषा ये होती है कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, यानी कि कोई ऐसा शब्द जिसको अगर मैं तोड़ू तो सार्थक खंड नहीं होंगे। जैसे रोटी, रोटी शब्द को मैं तोड़ दूं तो रो अलग हो जाएगा, टी अलग हो जाएगा, ठीक है, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा। लोटा, लोटा जो शब्द है ये रूढ़ शब्द है, अगर इसको मैं तोड़ू लो और अलग हो जाएगा टा अलग, तो अलग अलग अर्थ कुछ निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको तोड़ने पर उनके सार्थक अर्थ नहीं मिलता। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम ध्यान से देखते हैं भैया तो बहुत सिंपल है, आंसर हो जाएगा डी, घर। घर को हम नहीं तोड़ सकते, घर अगर तोड़ेंगे तो घ और र दोनों अलग हो जाएंगे, क्या इनका कोई अर्थ निकलेगा, अब नहीं निकलेगा ना। तो घर शब्द इसमें रूढ़ शब्द है। नीलकंठ की बात करें तो नीलकंठ योग रूढ़ शब्द है, ठीक है, योग रूढ़ शब्द होते हैं जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है। नीला है कंठ जिसका, कौन है भाई, महादेव है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र राजा का पुत्र, ये हो जाएगा आपका यौगिक शब्द है। दो शब्दों के मेल से। विद्याधनालय, विद्यालय, तो विद्यालय आपका यौगिक शब्द है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तत्सम शब्द का चयन कीजिए दिए गए विकल्पों में। तो दिए विकल्पों में तत्सम जो शब्द होगा, ऐसे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट आए हैं तत्सम कहलाते हैं। इसमें सही हो जाएगा भाई 10वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐक्य जो शब्द है इसमें आपका, ठीक है, जैसे मतैक्य बोलते हैं, मतैक्य, ठीक है, मतैक्य, मत धन ऐक्य, मतैक्य, तो आपका ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। 11 नहीं होगा भाई, एकादशा होगा, ये गलत है, अहेर भी गलत है। धुआं शब्द निम्न में से किस संज्ञा का बोध कराता है, धुआं। देखिए आज मैंने सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास में आपको संज्ञा ही पढ़ाई है, संज्ञा के हमने 5 भेद थे जो अच्छे से समझे हैं, तभी बोल रहा हूँ रिवीजन क्लासेस का लाभ उठाएं। डिटेल में क्लास चाहिए और ज्यादा गहराई में चाहिए तो फिर आप एप्लीकेशन स्टोर पे जाके पेड कोर्स ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं उसके लिए रिवीजन क्लासेस भी इनफ है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हमारे कोर्स भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे 4-5 हजार का कोर्स है, ऐसा नहीं किया मैंने। हर स्टूडेंट अपने घर से उस कोर्स को ले सकता है,
थोड़ा बहुत अपनी बचत से भी, ठीक है। तो धुआं शब्द क्या है? क्या धुआं शब्द को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो ऐसे शब्द जिनकी गिनती नहीं हो सकती लेकिन जिनको मापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है। धुएं को जो है हम तो माप सकते हैं ना धुएं को। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे देखिए, दिल्ली में जो AQI है बहुत ज्यादा है, स्मोक बन जाता है वहां पे, तो उसका मेजरमेंट हो पा रहा है ना, तो धुएं को मापा जा सकता है। तो मापने वाली जो भी हमारे ऐसी चीजें होती हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा द्रव्यवाचक। धुआं हो गया, कोहरा हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनता शब्द में कौन सा वचन हो जाएगा? तो हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो आपका लगता तो बहुवचन है, कभी कभी वो दोनों ही जगह पे सेम रहता है। ऐसे ही जनता शब्द भी है, जनता का कोई बहुवचन नहीं होता। जनता शब्द का अगर हम बहुवचन में भी यूज करेंगे तो वो आपका जनता ही रहेगा, जनताएं नहीं होता है, जनता ही रहता है। जैसे हम बोलते हैं कि नेताजी की रैली में हजारों की जनता आई थी, जनताएं थोड़ी बोलते हैं वहां पे। नेताजी की रैली में लाखों की भीड़ आई थी। क्रिकेट मैच में जनता का हुजूम लग गया था, है ना। तो जनता जो शब्द होता है एक वचन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। वैसे देखा जाए तो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयोग होता है, तो वैसे देखा जाए तो ये एक हिसाब से एक कॉमन वर्ड है, लेकिन फिर भी इसको एक वचन में लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुवचन में भी यूज हो रहा है तो पहला एक वचन ही आएगा। मैं खाना खाता हूं, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए कौन खाना खा रहा है? मैं। तो सर्वनाम, संज्ञा की जगह पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो आपका कहलाता है सर्वनाम। तो मैं शब्द में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दिए गए विकल्पों में, बताना है आपने। तो मैं शब्द में जो हमारा सर्वनाम हो जाएगा तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। अपने लिए प्रयोग हो रहा है ना, तो पुरुषवाचक में आता है मैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी। सुभद्रा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो जो सुभद्रा शब्द है वो बताना है आपने दिए गए विकल्पों में किसका पर्यायवाची है सुभद्रा। तो सुभद्रा शब्द जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका दुर्गा का पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में, ठीक है, दुर्गा। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परुष का विलोम शब्द चुनिए। देखिए आपको हिंदी में बहुत से ऐसे जटिल शब्द हैं जिनके अर्थ पता होने चाहिए। अगर इनके अर्थ पता होंगे तो तभी आप इनका विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स चयन कर पाएंगे। ऐसे कुछ शब्द जो है उनके अर्थ पता होंगे तो उनके सिनोनिम्स आपको ढूंढने में आसानी होगी। अब परुष जो शब्द है बहुत से बच्चों को इसका अर्थ नहीं पता होगा। परुष, परुष का अर्थ क्या होता है बताइए, दिए गए विकल्पों में आपने बताना है। तो परुष का मतलब होता है बहुत हार्ड यानी कि कठोर, ठीक है, जो बहुत कठोर है। और कठोर का विलोम क्या हो जाएगा आपका? कोमल, ठीक है, सॉफ्ट। ऑप्शन सी। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको परुष का अर्थ नहीं आता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, फिर क्या इसका विलोम होगा। तो थोड़ा हिंदी को इंप्रूव करने के लिए आपको हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी। जो शक्ति का उपासक हो उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? तो जो ऐसा व्यक्ति जो शक्ति का उपासक हो इसके लिए वाक्यांश हो जाएगा आपका शाक्त। ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है, शक्ति का उपासक व्यक्ति कहलाता है शाक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं दोस्तों वाक्य के भेद, तो वाक्य के हमारे दो भेद होते हैं, ठीक है। दो भेद कौन से? एक तो होता है अर्थ के आधार पे वाक्य भेद, दूसरा होता है रचना के आधार पे वाक्य भेद। रचना के आधार पे वाक्य होता है सरल वाक्य, ठीक है, उसके बाद संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य, यानी कि रचना के आधार पे वाक्य भेद है 3, ठीक है, 3। और वहीं अर्थ के आधार पे मैं बोलूं तो वाक्य भेद है 8। कितने हो जाएंगे? 8। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद है 8, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है, हो सकता है आपको याद हो जाए, अच्छी भी लगे। अब 8 भेद याद करना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा अर्थ के आधार पे वाक्य भेद नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए बनाई है, क्या पता आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो विधान था मेरे सामने खड़ा हुआ, ठीक है, कौन था मेरे सामने? विधान नामक व्यक्ति था। विधान में से मैंने बोला डांटते हुए, विधान, यहां पर हमारी लड़की है इच्छा और आज्ञा, ठीक है। विधान, इच्छा व आज्ञा से प्रश्न नहीं। मैंने बोला, बहुत प्रश्न पूछा था विधान इच्छा और आज्ञा से, मैंने बोला विधान नहीं, इच्छा व आज्ञा से प्रश्न नहीं। बस ये लाइन आप याद कर लो, आपको 8 के 8 भेद याद आ जाएंगे। विधान से आपका हो जाएगा देखिए विधानवाचक वाक्य, विधान से क्या हो जाएगा? विधानवाचक। इच्छा से आपका हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, ठीक है, पहला। दूसरा, वो से आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाचक, ठीक है, विस्मय बोधक हो जाएगा, ठीक है। आज्ञा से आपका हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य, यानी कि चौथा भेद हो गया।
100 से आपके दो भेद निकलेंगे, ठीक है, 100 से आपके दो, एक होता है संकेतवाचक और दूसरा होता है संदेहवाचक, ठीक है। संकेतवाचक पांचवा हो गया, संदेहवाचक छठा हो गया। प्रश्न से आपका निकल जाएगा सातवां भेद प्रश्नवाचक, ठीक है, ये हो गया सातवां आपका। और नहीं से आपका मतलब नॉट यानी कि निषेधवाचक, जहां पे मना होता है, निषेध। तो देखिए एक ट्रिक से आपको वाक्य के 8 भेद याद हो जाएंगे अच्छे से। विधान था, विधान को मैंने डांटते हुए बोला विधान इच्छा व आज्ञा से प्रश्न नहीं, तो आपको ये लाइन याद रखनी है जिससे आपका विधानवाचक, इच्छावाचक, व से विस्मयादि बोधक, आज्ञा से आज्ञावाचक, से संदेहवाचक और संकेतवाचक, प्रश्न से प्रश्नवाचक, नहीं से निषेधवाचक, ठीक है। समझ पाए तो एक लाइक ठोक दो भैया सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इनमें से गाल बजाना जो है उसका मुहावरे का अर्थ बताना है आपने। वैसे आजकल आयोग देखिए आपको कुमाऊनी लोकोक्तियां पूछ रहा है, टेस्ट सीरीज में तो मैं ऐड कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब आपका एग्जाम निकट आएगा तो हिंदी वाले इन टेस्टों में भी लाऊंगा यूट्यूब में। और मैंने वैसे लोकोक्ति की वीडियो दी है, 10 या 12 वीडियो है, अलग से प्लेलिस्ट है, जरूर आप देखिएगा हमारे चैनल पे, उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां वाला प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपका जो टेस्ट सीरीज 100+ फुल लेंथ बाइलिंगुअल महाकुंभ चल रहा है आने वाले ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए, एप्लीकेशन स्टोर पे पेड टेस्ट सीरीज, उसमें हिंदी में लोकोक्ति आपकी इंक्लूड रहती है। गाल बजाना जो मुहावरा है, गाल बजाना यानी कि गाल बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, गाल बजा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, यानी कि बड़ी बड़ी बातें फेंकना, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें बनाना, डींग मारना, ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए साउथ इंडिया में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भैया हमारा दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा को स्थापित किया गया। और ये आपका किया गया था कब? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 17 जून 1918 को, ठीक है, 17 जून 1918, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को संक्रमणकालीन भाषा भी कहा जाता है इनमें से? ठीक है, देखिए हिंदी में भाषा का विकास क्रम हमेशा पूछता है, पहले कौन सी आई, ठीक है, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अवहट्ट आई, क्या आई, तो इनका एक सीरीज बनाओ बोलते हैं, तो इनको एक क्रमवार से लगाने के लिए आपका क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए हमेशा। दिए गए विकल्पों में अगर हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो संक्रमणकालीन जो भाषा कहा जाता है वो अवहट्ट को कहा जाता है, ठीक है, अवहट्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवहट्ट, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, तो दोस्तों ये था आज सामान्य हिंदी टेस्ट। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और कुछ आसान क्वेश्चन भी थे, कुछ आपको यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि कैसे कुछ चीजें ट्रिक से याद रखी जाती हैं। देखिए कंटेंट बहुत ज्यादा है, कंटेंट मैं आपको बहुत दे सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है। अन्यथा मैं आपको देखिए अगर लाइव आके पढ़ाऊं या अच्छे से पढ़ाने लगूं तो आप यकीन मानिए दोस्तों 2-3 माह में ही आपका ग्रुप सी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। जीएस, उत्तराखंड जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी वगैरह सब खल्लास, ठीक है। बट वही है, समय की पाबंदी। देखिए अगर मैं कोशिश करूंगा कि कभी मैं लाइव आ जाऊं, बोर्ड वगैरह लाऊं, तो आपको कोशिश करूंगा कि सभी क्लासेस उपलब्ध करा पाऊं यूट्यूब पर। बाकी दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर आपका कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो बताइएगा जरूर, ताकि नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा उसमें उसका करेक्शन किया जा सके, ठीक है। बाकी जिसको सामान्य हिंदी कवि परिचय की ई बुक चाहिए तो वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ई बुक के लिए आपको भाई पे करना होगा 49 रुपीज, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। बाकी जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करना, कोई भी दिन वेस्ट मत करो, कंटिन्यूटी बना के रखो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही रूल है भैया, आपको कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, साथ ही आपको हमेशा रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहना है। इससे आपका रूटीन बनेगा और आप पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब आपका एग्जाम क्रैक हो गया। तो अभी फिलहाल के लिए आपका मोटो होना चाहिए कि अपने टारगेट पे ही फोकस किया जाए, ठीक है। इसी आशा के साथ दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी अगले सेशन में। और जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा कि अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी उसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।